अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वो भी मैंने आपको किया था डेफिनेशंस और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी किया था। और आज मैं और आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रह गया है उसका अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें अब मैं फिर यहाँ देखो प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है? इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट adjacent sides of a parallelogram, then its area of parallelogram ABCD is equal to magnitude of the cross product of A and B। तो ये है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फार्मूला बन गया है। तो ये आप याद रखना है कि अगर जो वेक्टर जो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर दिया होगा तब हम उसको इस तरह इसका हम एरिया निकल सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे भी और एडिशन है तो ए वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, तो वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली ये जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर जो प्रोडक्ट है तो वो ये जो लैम्डा है स्केलर लिया है वो ए के साथ भी हो सकता है और बी के साथ भी हो सकता है। यहाँ मैं अलग अलग करके आपको दिखाया है। आप कोई भी दो वेक्टर्स दिया होगा उसका अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो ये वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएंगे, उसी हिसाब से हम करेंगे। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। इसमें कोई भी जैसे ए कोई ले लो, जैसे कि कोई 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म। और दूसरा होगा b, तो इसमें क्या है कोई भी हम ले सकते हैं इसी तरह। तो अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं a क्रॉस बी इसका, तो ये पहले वाइज जो सेम है यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी था उस समय उस तरह निकलना था। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, पहले यहाँ हम यूनिट वेक्टर लेंगे आई जाए के यूनिट वेक्टर्स और बाकी उसका कंपोनेंट 2 3 4। यहाँ देखिए 2 3 4 अपना अपना यूनिट वेक्टर का जो स्केलर है वो लेंगे। तो यहाँ पे आई का क्या है 5 है, यहाँ पे इसी तरह करस्पॉन्डिंग ले ये यूनिट वेक्टर जाए का क्या है -2 है और के का +1 है। तो इसको सॉल्व बाकी हम ये डिटरमिन फॉर्म में आया तो इसको तो सॉल्व हम आराम से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर वो आई फिर इस तरह हम करेंगे इसका रो और कॉलम स्किप करके, तो 3 1 माइनस फिर होगा 4 × -2, इसी तरह -j, फिर इसका रो और कॉलम स्किप होगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 2 -5 4 20, इसी तरह लास्ट प्लस ये सोल्व करना है ऑपरेट करना है के यूनिट वेक्टर के ये और ये स्किप करेंगे तो ये आएगा -4, ये आएगा -5 3 15। तो इस तरह हमारा क्या मिलेगा सॉल्यूशन। तो ये क्या बना 3 1 3 4 2 8 प्लस 8 3 11i माइनस, अब ये -18 आएगा -18 माइनस प्लस 18 जाए वेक्टर। फिर इसके बाद देखिए ये 19 आया सम करके -19 जो है फिर बना -19 के। तो दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है रिजल्ट है वो वेक्टर में ही आएगा और स्केलर प्रोडक्ट का वो रियल नंबर या स्केलर में ही आएगा। तो यही मैंने आपको ये प्रूव करके भी दे दिया है। तो अगर कोई भी वेक्टर और उसका कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा
तो वो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जो प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हमने सम प्रॉपर्टीज पढ़ा था। आप मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा डायरेक्शंस, कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस का। इसमें कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करना है, तो इसको मैं सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन ही टाइप दे दूंगा। इसमें डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलना है और डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलना है, ठीक है बच्चों। तो बाकी डिटेल तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो आप फिर भी ये ध्यान से देखना, वहाँ पे आपको बहुत आसान होगा। तो हमें देखिए, हमें यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे अब हम 3 डायमेंशनल जो यहाँ पे मैंने दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें एक पॉइंट P लिया है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। उसको हम ये जो OP है, OP पोजीशन वेक्टर, वो एंगल अपना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, वाई एक्सिस के साथ कौन सा और जेड एक्सिस के साथ कौन सा हम एंगल बनाएंगे। तो उस एंगल को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। उस एंगल्स को क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। तो या डायरेक्टेड भी कह सकते हैं। तो वो हम लेट करेंगे। ये जो OP है एक्स एक्सिस पे कितना वो अपना एंगल बनाएंगे, तो इस तरह ये यहाँ मैंने दिखाया है, ये मैं रख रहा हूँ अल्फा, ठीक है जी। और इसी तरह वाई एक्सिस पे कितना बना रहा है, वो मैंने रखा है बीटा। और जेड एक्सिस पे, यहाँ देखो, ये जेड एक्सिस पे ये मैंने गामा रखा हुआ है, ठीक है, लेट किया हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको पूरा क्लियर आपको समझना पड़ेगा। जो OP जो वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, उस एंगल को हम डायरेक्शन एंगल्स बताएंगे, ठीक है जी। उसको हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे। तो आप जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, फिर डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस वही एंगल को अब हम कोसाइन में ले लेंगे, तो उसको हम डायरेक्शन जो कोसाइंस कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस। तो यही इसका हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, ठीक है जी। तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए जी, इसको हम इन ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल बना हुआ है OAP, ये थोड़ा सा सीधा तो नहीं बना है फिर भी। अब इसमें इन राइट ट्राइंगल OAP में आप इसमें कोस अल्फा जो यहाँ है, इस इक्वल टू कोस अल्फा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये बेस आपका क्या है, यहाँ x है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, वो आपका R है। तो इस तरह बनेगा। तो A पे राइट एंगल होगा, किस पे राइट एंगल होगा, A पे राइट एंगल होगा, इस तरह बना हुआ है, ये A पे राइट एंगल है, ठीक है जी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये आपको O होगा, ये आपको P होगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका R है, और ये OA, ये आपका X है, ये आपका एंगल है। एंगल यहाँ पे आपको, यहाँ एंगल जहाँ पे OP बनेगा, तो यहाँ एंगल बनेगा इस तरह, ठीक है जी। तो एंगल इस तरह बना हुआ है, ये एंगल अल्फा है। तो इसको आप इससे हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है, ये देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा, x बाय r हो कोस, आप एंगल होगा आपका अल्फा, इस तरह कोस अल्फा, इस तरह इसका इक्वेशन ये बना है, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ वी कैन फाइंड आउट कोस बीटा, इसी तरह हम बीटा भी, कोस बीटा का भी एंगल निकल सकते हैं। तो इसका रिलेशन है y बाय r, इसी तरह कोस गामा का z बाय r वी कैन प्रूव इट। तो मैंने अभी
एक प्रूफ करके दे दिया। बाकी अब इस तरह हम परपेंडिकुलर ड्रा करके बाकी सब निकल सकते हैं। तो अब इसी में अब थोड़ा गौर से देखो, आप इसको कोस अल्फा को हम एल से भी डिनोट करेंगे। किससे? एल से। इसका नोटेशन नया आया हुआ है, आप इसको एल से डिनोट करेंगे। कोस जो अल्फा है उसको हम एल से डिनोट करेंगे और कोस बीटा को हम एम से डिनोट करेंगे और कोस गामा को हम किस से डिनोट करेंगे? वो हम डिनोट करेंगे एन से। तो ये पोर्शन है एल और एम और एन है वो ये इसका नोटेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है जी, नोटेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ये याद रखना है। तो ये है जी, अब एल बनाइए, एम इक्वल टू वाई बाई आर और एन इक्वल टू जेड बाई आर। ठीक है बच्चों, फिर आप इसके बाद आप फिर दोबारा फिर हमें एक और आया, तो फिर हम देखो जी, अब ये x क्या बना? l इंटू आर और y क्या बना? m इंटू आर, z क्या बना? n इंटू आर। ठीक है जी, तो इसी तरह आप ये x या l इक्वल टू आर इसको हम a फिर डिनोट करेंगे a और इसको हम b डिनोट करेंगे, इसको हम c डिनोट करेंगे। ये a b c को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियोस। इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियोस। ये याद रखना है। इसमें आपको दो पॉइंट आया, एक डायरेक्शन कोसाइंस डी कोसाइंस, उसका नोटेशन आया एल एम एन और दूसरा डी रेशियोस, उसका क्या आया? ए बी सी। ये आप दोनों याद रखना है, ये नोटेशन दोनों याद रखना है। तो ये आपको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट, इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ठीक है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर, ये जो है 1 के बराबर 1 के बराबर नहीं होता है। इन जनरल मोस्टली 1 के बराबर नहीं होता है, कभी कभी ये 1 हो सकता है और ज़्यादातर ये 1 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें और आपको याद रखना पड़ेगा क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो 1 के बराबर आने की ज़रूरत नहीं है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है, तो मोस्टली नहीं आएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी 1 के बराबर हो सकता है। तो ये 1 के बराबर नहीं भी मोस्टली नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है स्पेशल केस में। तो ये इसमें यही आप याद रखना है कि आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस का और उसका फार्मूला का। और ये वहाँ पे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर 1 के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, एल किसके बराबर है? x बाय आर है। एल का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा? x बाय आर का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम क्या है? y बाय आर है, y बाय आर है, तो y बाय आर का भी स्क्वायर आएगा और प्लस एन स्क्वायर वो किसके बराबर है? z बाय आर। ठीक है, तो आपका क्या बना? ये आपका बना एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये वाई सेम है, ये किसके बराबर है? ये आर स्क्वायर के बराबर है, नीचे भी आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कैंसिल होगा, ये किसके बराबर बनेगा? इक्वल टू 1। दिस इज द प्रूफ पार्ट, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मैंने अभी जितना भी वेक्टर अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस और उसका प्रॉपर्टीज बहुत सारे किए हुए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये टेक्स्ट बुक जो है ना, ये टेक्स्ट बुक जो है
कंप्लीटली जो पेज जहाँ से स्टार्ट होगा 1 से लेकर लास्ट जहाँ पे ख़त्म होगा समरी तक, आपको कंप्लीटली थोड़ा कम से कम एक बार पढ़ना है। और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके 99.9%, इसमें 0.1% रह सकता है, भूल मतलब हम इंसान हैं, भूल भी जाते हैं। तो आप अगर ये थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास पूरा थोरोली नॉलेज होगा तो आप उस समय बहुत इजी होगा। तो यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब ये ज़रूर पढ़ लेना। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज पार्ट। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। इसमें से कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, बाकी आप खुद करना होगा। तो चलिए जी, हम एक्सरसाइज 1 में जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है बच्चों, आप देखो गौर से। एक्सरसाइज 1 में हमने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1 10.1 का 10.1 तो बहुत आसान है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आसान है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने आपको पहले डिटेल यहाँ पे बना के भी दे दिया है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसको क्लासिफाई करना है, वेरी इजी। आप पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंटली मैंने भी आपको पढ़ा है। इसको आप विद इन ए सेकेंड में आप उससे भी कम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्केलर्स और वेक्टर अलग अलग लिखना है, तो बहुत आसान है। इसी तरह क्लासिफाई, थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एज वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे टाइम पीरियड दिया है, डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, वर्क डन दिया है। तो वेरी इजीली यू कैन विद इन एक सेकंड से कम समय में आपको आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड। और आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। इन फिगर 10.6 स्क्वायर, ये तो थोड़ा पढ़ते समय अब ये थोड़ा ख्याल रखना होता है कि जल्दी जल्दी इतना जल्दी हम नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना होगा, फिर आप आंसर आपको इजीली मिलेंगे, वरना आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब ये जो दिया हुआ है डायग्राम में, इसमें आपको क्या कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको कोन इनिशियल का वेक्टर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है क्लियर करके। इसी तरह इक्वल वेक्टर्स का भी दिया है, और इसी तरह कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये सब दिया हुआ है, आप खुद कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। फिर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे एक खास ये ख्याल रखना होगा कि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वाई, इसमें ज़रूरी है कि ट्रू, इसका वाई का रीज़न देना आपको ज़रूरी है, तब आपको ठीक होगा। इसी तरह फॉल्स होगा तो वाई इट इज़ फॉल्स। तो ये आपको जब आपका ये क्लियर होगा तो अच्छा है। तो इसमें भी ट्रू फॉल्स है, बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ए वेक्टर एन माइनस ए आर कोलिनियर, ये मैंने पहले भी कोलिनियर का डेफिनेशन में दिया है, तो ये बच्चों आप कर सकते हैं। इसमें कोई मुझे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने की ज़रूरत, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे, एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 में तो बहुत आसान है। इसमें कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स, इसमें आपको मैग्नीट्यूड निकलना है, इसका दिया हुआ है वेक्टर। तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा, तो जल्दी जल्दी आप देखिए। एक्सरसाइज 10.2, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट में आपको करके दे दूंगा। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स। हियर ये क्वेश्चन ए दिया हुआ है, वेक्टर में एक का निकालूंगा, ए बी सी टोटल 3 दिया हुआ है, आई जे प्लस के, ये देखिए ये दिया है। तो यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आप काफ़ी समय से किया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट में एक का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बहुत आसान है। विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये देखिए इसका फार्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए जी, ये है जी। आप ये फार्मूला कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, फिर भी चलिए जी। आर क्या था, आर था आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इजंट इट, ये आपका आर वेक्टर था। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था, फार्मूला
वहाँ से लिया हुआ है, वो आपका आया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हम यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो आपका यहाँ देखो ये एक्स है, एक्स आपका क्या बना 1 है, तो ये आपका आया 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या आया 1 का स्क्वायर। इसी तरह इसका भी 1 का स्क्वायर और इसका भी 1 का स्क्वायर, तो आया आपका अंडर रूट 3। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है जी। अब इसी तरह नेक्स्ट बी और वेक्टर सी सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब इसमें अपनी तरफ से लिखना है एग्जांपल, बहुत आसान है। अब 2 वेक्टर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर वो वेक्टर अलग अलग होगा मगर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। चलिए जी, इसको अगर कोई आपको डाउट होगा तो विद इन अ सेकंड आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये याद रखना है कि इस तरह का एक्स वाई जेड का इन वैल्यू, इन जो इसका स्केलर कंपोनेंट है उसको हम आगे पीछे लिखेंगे, बाकी वो सेम ही रहेगा, वेक्टर तो अलग रहेगा। तो इसी तरह हमको ए ले लो और कोई बी ले लो, कोई इसी तरह वेक्टर ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है जी। और दूसरा ये होगा i माइनस 3j प्लस 2k, इस तरह हम ले सकते हैं। तो दिस 2 वेक्टर्स आर डिफरेंट, बट अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या आएगा, आपको सेम आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इस तरह हम एग्जांपल्स इन फाइनाइट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। इसी तरह राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, अब उसको सेम डायरेक्शन में आपको देना होगा, तो वो भी आसान है, मैंने आपको सिखाया है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है मगर वेक्टर्स दोनों इक्वल है, तो मैंने आपको इक्वल का डेफिनेशन दिया है। अब वहाँ से क्रॉसपोंडिंगली मैंने आपको, अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो बहुत आसान है, ए और बी वेक्टर इक्वल होगा इफ इसका क्रॉसपोंडिंग क्या, इसका क्रॉसपोंडिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होगा, a1 के साथ a2 और b1 के साथ b2, c1 के साथ to c2। तो इसी हम डेफिनेशन से वी कैन इजीली सॉल्व ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप इसी तरह मेहरबानी करके इसमें एग्जाम्पल्स आपको छोड़ के नहीं जाना है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, वो बुक्स में सॉल्व किया हुआ है, अगर मुश्किल होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, इसी तरह बाकी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गया है वो हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।